हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर 7 पे आ गए हैं हम लोग, है ना। और इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचता है, उसको करके फिर पुनः हम लोग एनसीईआरटी के 11th में पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। तो बातें यहां पे करनी है साथियों, किसके बारे में? लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। आपको पता है कि हमने लोकतंत्र के बारे में दो बार लगभग बातें कर ली है। पीछे अन्य चैप्टरों में हमने किया कि लोकतंत्र क्यों जरूरत है ना, और लोकतंत्र से क्या फायदा होता है। ये सारी बात को ओवरऑल हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन यहां पे हम लोग को बात करना है किसके बारे में? तो लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। जब ये लोकतंत्र किसी देश में लागू होती है तो उसकी परिणाम क्या निकल के आता है, हम इस परिणाम के बारे में आज बात करेंगे कि लोकतंत्र से क्या क्या परिणाम निकल के आता है। और फिर हम रोज की तरह दोबारा फिर से आएंगे एनसीईआरटी के बुक पे और फिर इसको एंड करेंगे, है ना। तो चलिए हो जाइए तैयार। अब करते हैं हम लोग दोनों मिलके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोनों नहीं, मतलब हम लोग सब साथ मिलके कर रहे हैं ना। इस भावनाओं को समझिएगा, है ना। चलिए हम लोग करते हैं इसको आगे की ओर। चलिए पहला हमने लिया, एक मिनट, चलिए हमने पहला लिया था कि जिम्मेदार, उत्तरदायी और कानून रूपी सरकार। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम बात इसकी करें तो हम कह सकते हैं वैसी सरकारें, है ना, कह सकते हैं वैसी सरकार जो क्या हो, जो जनता के प्रति, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं साथियों? लोकतंत्र के बारे में। तो हम कह सकते हैं जो जनता के प्रति क्या हो, जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो और कानून रूपी हो। अर्थात हुआ कि एक कानून से बाहर न जाए, कानून के अंडर में रह के और हमारे नागरिकों को, हम जैसे नागरिकों को के मौलिक अधिकार को और हमारे अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये क्या करे, इस सभी चीजों पे काम करे। मतलब ऐसे नियम और कानून बनाए जो क्या हो, जनता के हित में हो, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कानून रूपी सरकार कहते हैं। अब आते हैं साथियों रोज की तरह, इसकी कुछ कुछ बातें हैं, उसको हम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो पहली बात है कि देखिए अब जहां लोकतंत्र होगा, है ना, ये लोकतंत्र की क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, हम लोग जानते हैं लोकतंत्र में शासक को चुनने का अधिकार किसमें निहित होता है? ये जनता में होता है निहित। ये कौन करता है? ये जनता, या जनता कह लीजिए या नागरिक कह लीजिए, है ना। उस देश की नागरिक की बात कर लीजिए। ये क्या करते हैं? शासकों को चुनते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र होने की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि जनता क्या करेंगे? शासक को चुनेंगे। उसके बाद इस पर शासकों पर नियंत्रण का अधिकार भी किसके पास अगर है? नागरिक के पास है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक अच्छे कह लीजिए या स्वस्थ लोकतंत्र के बारे में आप स्वच्छ लोकतंत्र कह सकते हैं इसको, है ना। एक अच्छे या स्वस्थ लोकतंत्र हम कह सकते हैं इसको। क्या सही बात है ना? ये कब कहेंगे? जब उस देश के शासक को चुनने का अधिकार किसके हाथ में हो? जनता के हाथ में हो। अब देखिए आपको लगेगा कि क्या सर उस शासक को, यहां पे हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बातें नहीं की, लेकिन आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो चुनने का अधिकार होना चाहिए वो किसके हाथ में? अगर जनता के हाथ में या वहां उस देश के नागरिक के हाथ में हो, और उनको हटाने का भी अधिकार अगर नागरिकों में निहित हो, तो ये क्या हो सकता है? एक अच्छे और स्वच्छ लोकतंत्र का उदाहरण हो सकता है ना। और हमने बात कर रहा है इस चैप्टर में लोकतंत्र के क्या परिणाम के बारे में, है ना, आउटकम्स फॉर डेमोक्रेसी की। तो पहली बात तो ये निकल के आती है। दूसरी क्या है कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है? बताइए। लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? संवैधानिक मानदंड को क्या करेगी? पूरा करेगा। संवैधानिक मानदंड को ये क्या करेंगे?
संवैधानिक मानदंड को ये क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करेंगे, संवैधानिक मानदंड को फुलफिल करते हुए, अर्थात ये लोकतंत्र को सुनिश्चित करेंगे कि हमें मतलब ऐसी सरकार की स्थापना करनी है जो जनता के हित में काम करे और जनता के लिए काम करे। उसके बाद आता है साथियों कि लोकतंत्र को नियमित और स्वतंत्र, देखिए लोकतंत्र में एक और खासियत क्या है कि जो सरकार की चुनने की प्रक्रिया है, क्या है आपका सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है, अगर हम बात करें यहां पे कि सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है, चुनने की प्रक्रिया वो कैसी होनी चाहिए लोकतंत्र में, एक तो नियमित होनी चाहिए और स्वतंत्र चुनाव का अधिकार होना चाहिए। और यह अधिकार किसके पास होना चाहिए, तो नागरिक के पास होना चाहिए। कहां होना चाहिए साथियों, ये नागरिक के पास होना चाहिए ये अधिकार। तो सरकार चुनने की प्रक्रिया जो है ये लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। ये भी किसके हाथों में, जनता के हाथों में या वहां के नागरिक के हाथ में होनी चाहिए। और स्वतंत्र चुनाव का अधिकार होनी चाहिए जनता को। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और कानून रूपी सरकार है ना। चलिए बढ़ते थोड़ा सा आगे। देखिए एक और कहानी है, क्या कि कह रहा है पूरे विश्व में लोकतंत्र का भारी समर्थन है। आपको पता है साथियों कि लगभग अगर हम बात करें तो 100 से अधिक देश है। कितना, 100 से अधिक देश क्या करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। अगर हम देखें तो 100 से अधिक देश क्या करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। इसका मतलब हुआ कि लगभग हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्री क्या चाहता है कि क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि शासन चलाने की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र रूपी होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यहां ना तो एक दलीय सरकार चलेगी, ना तो द्विदलीय सरकार चलेगी, यहां बहुदलीय सरकार चलनी चाहिए, जहां पे लोगों के पास एक अच्छा विकल्प हो, सरकार चुनने की आजादी हो और सरकार बदलने की भी आजादी हो। क्लियर। आइए अब इधर बढ़ते, कह रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में तर्क, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये तर्क क्या हो सकता है। सोचिए इसके अगर हम पक्ष में तर्क दें तो क्या क्या हो सकता है, बताइए। मतलब सरकार कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष सरकार होना चाहिए, है ना। सरकार के अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सरकार होना चाहिए, है ना। एक तो ये हो गया। उसके बाद जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, है ना, जनता के हित में काम करे। उसके बाद कोई भी निर्णय ऐसा ना ले जो जनता के विरुद्ध में हो, है ना। तो ये क्या हो सकता है, लोकतांत्रिक सरकार की ये बेहतर एक एग्जाम्पल है ना। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने लिया यहां पे किसका, आर्थिक समृद्धि और विकास। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कह रहे किसी भी लोकतंत्र देश के लिए। किसके लिए साथियों, लोकतंत्र देश के लिए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी भी लोकतंत्र देश के लिए सबसे पहले अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें और उनके विकास की बात करें तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि देश की जनसंख्या कैसे, देश की जनसंख्या, है ना, उस देश की जीडीपी, उस देश की जीडीपी क्या है ना। उसके बाद उस देश में उस देश का व्यापार कैसा है,
अन्य देशों के साथ ऐसे कह सकते हैं व्यापारिक संबंध कैसा है ना, व्यापारिक संबंध के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। देश के व्यापारिक संबंध, अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध के बारे में बात करेंगे। उस देश का निर्यात, या ऐसे कह सकते हैं आयात निर्यात उस देश का कैसा है ना। है ना, उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश की प्रति व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो ओवरऑल ये सब मैटर करता है किसके लिए, उस देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, उस देश की आर्थिक विकास दर क्या है, उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है ना। तो ये सब ओवरऑल बात करती है उस देश की आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की बात करती है ना। अब आते हैं साथियों हम लोग की लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या है ना। अब लोकतंत्र के अगर आर्थिक परिणाम की बात करें तो सबसे पहला बात यह निकल के आता है कि लोकतंत्र में ना, लोकतंत्र में आर्थिक असमानता आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आर्थिक असमानता क्या है, ज्यादा है। गरीबी अमीरी ज्यादा दिखेगा आपको, मतलब कि अगर अमीरों की तुलना में गरीब आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। मतलब कि अगर हम बात करें तो अगर 1/5 भाग आपको ही आपको क्या दिखेगा, अगर अमीर है उस देश की तो उसमें सब या ऐसे कह सकते 1/5 नहीं ले सकती तो 20% हो गया, है ना। एक बार याद करिए हमने कभी रखा था, एक डाटा निकल के आया था कि वर्ल्ड के सिर्फ 5% ही लोग जो है वो क्या है, अमीर है, जो इस 95% लोगों पर क्या कर रहा है, अपना प्रभुत्व जमाए हुए है ना। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के सिर्फ कितने परसेंट, 5% लोग ही क्या है, अमीर है, और यही 5% पूरे 95% अपना प्रभुत्व कायम किए हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक असमानता का एक सबसे बड़ा उदाहरण बनता है लोकतांत्रिक देशों का। ठीक है, अब देखते हैं क्या लोकतंत्र में आर्थिक असमानता कुछ देशों में, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, कह रहा है आर्थिक लोकतंत्र में कुछ देशों में क्या है, बहुत अधिक है। कुछ देशों में क्या है, बहुत अधिक है, तथा कुछ देशों में क्या है, कम है। कुछ देशों में क्या है, कम है। लेकिन 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 ये बहुत कम नहीं है ना। अगर हम ये बात कहें तो हम ये कह सकते हैं बहुत कम नहीं है। क्या कह सकते हैं, बहुत कम नहीं, यानी कि है थोड़ा कम है। कुछ ऐसे देश है जहां आपको दिखेगा अमीर है तो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, है ना। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा असमानता जो है ना, कुछ देशों में बहुत अधिक है और कुछ देशों में क्या है, कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। ठीक है, समाज के गरीब वर्गों की अगर हम बात करें तो हमारा जो समाज है गरीब वर्गों के लिए क्या होता है, आर्थिक अवसरों की असमानता उत्पन्न होती है या देती है ना। ये आर्थिक अवसरों की क्या है, हमारे ग्रामीण के जो गरीब वर्ग है, मतलब हमारे समाज के गरीब वर्गों के लिए क्या है, आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता, या ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक अवसर की असमानता देखने को मिलेगा आपको। क्या हम कह सकते हैं, आर्थिक अवसर की असमानता। ठीक है,
आर्थिक अवसर की क्या है, असमानता आपको देखने को मिलेगा, ये समाज में के कुछ गरीब वर्गों में, है ना। अब देखिए तानाशाही अगर शासन के हम आर्थिक विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें, है ना, ऐसे देश में और गरीब देशों में, गरीब देशों में अबे भाई चल गया, जाने दीजिए हटाइए। देखिए अगर हम बात करें गरीब देशों, ऐसे देश में और गरीब देश में बहुत कम आपको अंतर देखने को मिलेगा, है ना। जो ये तानाशाही देश अर्थात जैसे एक नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, वहां का देश का आर्थिक समृद्धि अगर आप देखिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको जो गरीब देश है उसकी अपेक्षा इसमें कुछ ही कम आपको कमोबेश देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं क्या है असमानता और गरीबी में कमी, है ना, कि लोकतंत्र से क्या हमारे असमानता और गरीबी में कमी हो सकता है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, लेकिन आप जानते हैं साथियों इस बात को कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है पूरे तरीके से क्या कर सकता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। किसको? गरीबी। लोकतंत्र में गरीबी और असमानता को हम पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को क्या कर सकते हैं, कम, मतलब कुछ हद तक कोशिश किया जाता है इसको कम करने के लिए, है ना। और अगर हम बात करें कि जो समाज के निचले तबके का जीवन है, इनके साथ क्या समस्या आती है, ऐसे लोगों को जीवन जीने के लिए काफी कम साधन उपलब्ध होता है ना। अगर हम बोले कि ऐसे लोगों को जीवन जीने के लिए, है ना, अगर जीवन जीने के लिए काफी कम साधन उपलब्ध हो पाता है, काफी कम साधन उपलब्ध हो पाता है ना। क्या होता है, ऐसे लोगों को ये जो काफी कम साधन मिल पाता है, और यही कारण है कि अब अगर साधन कम मिलेगा, अवसर कम मिलेगा, तो क्या वो गरीबी से ऊपर उठ पाएगा? क्या संभव ही नहीं है। यही रीजन है कि आज गरीब भी गरीब होते जा रहा है और अमीर क्या हो रहा है, अमीर होते जा रहा है, क्योंकि उसके पास अवसर की अपॉर्चुनिटी भर के पड़ा हुआ है। लेकिन जो गरीब है उनके पास आज भी अवसरों की काफी कमी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत जैसे देश में, भले कोई कुछ भी कहे वो अलग की बातें हैं, भले हम आज मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमिक में एक अलग हम अपना हिस्सा स्थान कायम करने जा रहे हैं, लेकिन अपने पूरे भारत की अगर देखें तो आर्थिक असमानता काफी ज्यादा है ना। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। तो ये अपने भारत जैसे देश में भी ये आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं क्या कि वास्तविक जीवन में जो ये लोकतंत्र है ना, ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पे लोकतंत्र में आर्थिक असमानता क्या है, यहां आपको अगर देखा जाए तो आर्थिक असमानता जो ये क्या है, उच्च लेवल पे है ना। आर्थिक असमानता क्या है, उच्च लेवल पर है। और इसको कम करने के लिए जो सरकारें हैं वो कुछ मतलब बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया इस चीज को कम करने के लिए। अब आइए बात करते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, भारत जैसे देश के बारे में। भारत जैसे
देश में अधिक आपको आर्थिक असमानता देखने को मिलेगा। हमारे भारत जैसे देश में क्या है कि बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता देखने को मिलेगा। तो हम इसी की बात कर रहे थे आपको। भले हमारा इकोनॉमी में जो भी स्थान हो पाए अलग बात है, लेकिन आज भी आर्थिक असमानता एक अलग लेवल पे है, क्योंकि लगभग पूरे देश की ना एक अच्छे खासे हिस्से की जो जनसंख्या है उसको आज भी सुविधा से वो क्या है, दूर है। भले हम लोग को कागज में पढ़ना पड़ेगा हमने यहां पे ये कर दिया, यहां ये उपलब्ध है, लेकिन आप जमीनी हकीकत जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज भी हमारे गांव या समाज के लोग ना बहुत पीछे हैं इस चीज में, है ना। तो आर्थिक असमानता की बात करें तो हमारे भारत क्या है, टॉप लेवल पे आता है ना। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, क्या है अब बात करेंगे साथियों की सामाजिक विविधता में सामंजस्य की बात करेंगे। देखिए ये क्या है, अगर हम बात करें अपने भारत जैसे देश की तो यह हमारे यहां समाज का क्या है, एक मतलब हमारे यहां जो भारत के समाज है इस समाजों में काफी विविधता है, जैसे धर्म को लेके, संस्कृति को लेके, भाषा को लेके, रहन सहन को लेके, ये सब आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पूरे भारत जैसे देश में इसकी विविधता बहुत ज्यादा है। किसकी? सामाजिक, संस्कृति, लिपि, है ना, और धर्म, खान पान को लेके ये काफी आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो कह रहा क्या इस जो सामाजिक विविधता है इसमें सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं, अब उसके बारे में यहां पे बात किया गया है। पहला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण क्या है आपको, है ना, एक बड़ा गुण यह है क्या कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करना। क्या? सामंजस्य स्थापित करना अर्थात मेल जोल करना, है ना। ये एक बहुत बड़ी कभी कभी चुनौती बन जाता है ना। लेकिन हमारे देश का कानून इतने फ्लेक्सिबल है, हमारे देश के कानून इतने अच्छे हैं, है ना, और जो कानून निर्माता थे वो लोग, और ये सभी बातों को एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून को इतने अच्छे तरीके से सजाए हैं कि जिसमें आपको ये सभी चीजों के लिए आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उसमें मतलब लोगों को अधिकार मिला है, और मतलब अधिकार इस तरीके से मिला है कि लोगों में क्या हो रह सके, हमेशा सामंजस्य स्थापित हो सके, मतलब हमेशा रहे। उसके बाद जो लोग हैं उनके लिए, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो आपको अन्य पिछड़ा वर्ग से है या अनुसूचित जाति से है या जनजाति से है, तो हर एक के लिए हमारे संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान की गई है ताकि लोग क्या हो सके, मुख्य धारा से जुड़ सके और बराबरी में आ सके। वो सारे बातों को हमने पीछे भी पढ़ा था, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, ये क्या था, हमारे भारत के एक एक नागरिक को ये प्रदान किया जाता है ना। अब देखिए यहां पे बात आएगा कि हम एक बात और करेंगे, यहां पे अल्पमत और बहुमत की बात करेंगे। ये किसको लेके है साथी, तो ये है किसके लेके, भाषा के आधार पे, है ना, धर्म के आधार पे, है ना, संस्कृति के आधार पे इत्यादि, है ना। तो इस आधार पे हो सकता है कि कुछ ऐसे भाषा है जिसको मानने वाला, मतलब ऐसे भाषा बोलने वाला मतलब एक तरफ बहुत संख्या होगा, एक तरफ जो है दूसरे भाषा को बोलने वाला कम होगा, या वहां पे मानने वाले धर्मों की संख्या एक जगह ज्यादा होगा और दूसरा कम होगा, है ना। या हो सकता है एक अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, संस्कृति को फॉलो करने वाला लोगों की संख्या एक तरफ बहुत होगा तो उसको हम बहुमत कह सकते हैं और दूसरा अल्पमत कह सकते हैं। लेकिन हमारे सरकार की क्या है, सामान्य दृष्टिकोण है ना। ये दोनों के प्रति क्या है, सामान्य दृष्टिकोण है ना। अब ये क्यों है, आपने सोचा कभी ये क्यों है, वाई, ये क्यों है? क्योंकि हमारे
सरकार हमारे संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती है। हमारा जो सिस्टम है वो संविधान से बाहर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ये सारी बातें मेंशन की हुई है। इसीलिए सरकार, चाहे वो बहुमत के लोग हो, चले भाषा, धर्म और संस्कृति और के आधार पर या जाति के आधार पर या अल्पमत हो, वो सरकार के सामने ये दोनों का क्या होता है, समान दृष्टिकोण रहता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये चीज को मेंशन किया गया है। और सरकार कभी भी कानून से बाहर काम नहीं कर सकती है, ना तो वो बहुमत का सपोर्ट कर सकता है, ना तो अल्पमत वाले को पीछे छोड़ सकता है। ये हमारी सरकार, लोकतंत्र में सरकार की काम है और ये सामान्य दृष्टिकोण है सरकारों के। ठीक है, आइए, कह रहा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, ये कौन देता है, हमारा संविधान देता है। संविधान देता है ना, या कानून देता है ना। सभी लोगों को क्या है, समान अवसर की, जैसे हमने बात किया थी अवसरों की समानता, इसका मतलब यहां पे क्या करता है, हर क्षेत्र में लोगों को या भारत के नागरिक को क्या करता है, समान अवसर प्रदान करता है, आर्टिकल 16, है ना। तो ये सब बातें हमने कर रखा था पहले से, तो यही होता है इसकी समाप्ति। खत्म नहीं हुआ क्लास, पीपीटी की समाप्ति हो रही है, अलग से जो हम मैटर लेके रोज आते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं बुक्स पे, है ना। बुक्स की भी कुछ कहानी को जानते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज दी हुई रहती है। साथियों, आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि जहां जहां हम हाईलाइट करते हैं ना, अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके आप क्या करिएगा ना, उसको नोट करिएगा। जैसे कल हमने राष्ट्रीय स्तर की बात की थी, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए क्या क्या उसका क्राइटेरिया है और राज्य स्तरीय पार्टी का क्या क्या दर्जा है। आपको विश्वास दिलाते हैं ये क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस लेवल में या यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन सीधा कथन और कारण बन के आता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया और उसके नीचे नहीं, ये कथन 1, कथन 2 और कथन 3 करके आता है। आप ये आपको बहुत सारे स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेगा, तो कृपया करके वैसे वैसे क्वेश्चन को आप नोट कर ले। साथ साथ में आपको तो मटेरियल मिलेगा ही, हमने पीपीटी के माध्यम से भी बहुत कुछ बताने का, देखिए पीपीटी का माध्यम एक ऐसा है, हमने क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में लेके आपके सामने आते हैं। कुछ चीजें जो आपको मटेरियल मिलेगा इससे हटके मेरे पीपीटी में है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है कि आपको मटेरियल जो है पीडीएफ उसमें है अच्छा खासा, उसमें भी कंटेंट में कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उससे हटके हम यहां देने का कोशिश किए, वहां भी है, यहां भी कुछ चीजें हैं, कुछ यहां एक्स्ट्रा भी हम देने का कोशिश किए हैं। कृपया करके उस सारे पॉइंट को आप अगर नोट डाउन करते जाइएगा तो लिख के देते हैं आपको कि क्वेश्चन पॉलिटी का एक नहीं छूट सकता है, चाहे कोई यूपीएससी लेवल का आप एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा, नहीं छूट सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अपने किस पड़ाव की ओर, तो ये आपका चलिए आ गए अब हम लोग एनसीईआरटी की ओर और फटाफट से एनसीईआरटी को लेके बढ़ेंगे आगे और करेंगे जल्दी से खत्म। तब तो मिलेंगे अगले एपिसोड में आपसे कल फिर से, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। आ गया, इसमें तो कहानी ही कहानी है, कहानी में कमी नहीं है ना। लेकिन हम लोग को कहानी भी देखते हुए चलना है, क्योंकि मजे तो इसी में है ना। चलिए अब बात साथियों करेंगे हम मुद्दे की, वो भी जो हमारे इस बुक्स में दी हुई है। देखते हैं क्या है। कह रहा, क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी, है ना। जो लिंगदोह मैडम थी, जो वो कहानी सुना रही थी ये लोकतंत्र के बारे में, जो हम लोग 9th क्लास में देखे थे, है ना। कह रहा है जो दूसरे अध्याय में पढ़ा था, इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं क्या है, ज्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह, देखिए लोकतंत्र को बेहतर इसलिए बताया गया था। अब देखिए इसमें क्या क्या है लोकतंत्र की। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, तो यहां देखिए साफ साफ दिया हुआ है। पहले, नागरिक में समानता को क्या देता है, बढ़ावा देता है। करा, व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है, बढ़ाता है। इससे फैसले में क्या होती है, बेहतरी आती है, मतलब फैसले लेने में क्या होता है, लोग आगे बढ़ पाते, क्योंकि लोगों में यहां पे नागरिकों में समानता देती है। ये कह रहा है टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है। कहां पे, लोकतंत्र में। कह रहा, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से
पूरा होती है। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में ये लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं। ये बात सत्य है साथियों। अगर बात लोकतंत्र या राजतंत्र की आए तो लोग मैक्सिमम लोग किसको पसंद करते हैं, तो लोकतंत्र को करते हैं। जैसे आपने देखा हम लोगों ने बात किया था पीछे किसके बारे में, नेपाल के बारे में कहानी ने देखा था कि किस तरीके से 2006 में जाके आंदोलन खड़ा हुआ था, है ना। चलिए कह रहा लेकिन लोकतांत्रिक शासन के काम से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती, तो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अरे भाई ई का हो गया। एक मिनट 1 सेकेंड। रुकिए, सब समस्या का जड़ यही है। बस 1 मिनट भाई, 1 मिनट। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। यहां से हम लोगों ने कहां तक किया था, इधर कर लिया था। चलिए इधर आते हैं अब टॉपिक पे। क्या है यहां पे कि लोकतंत्र को क्या करता है, अच्छा माना जाता है ना। हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में क्या कि अगर देखा जाए आसपास के लोगों से अगर ये चीज का पता करने की कोशिश करें कि लोकतंत्र बेहतर है या राजतंत्र, तो सबसे ज्यादा किसकी बातें की जाएगी कि लोकतंत्र क्या है, अच्छा है ना। कह रहा पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जा सकता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, है ना, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपूरक कारण भी है ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग यहां बात करते हैं। कह रहा आज की दुनिया में 100 से अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है ना। इनके यहां चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है ना। आप देखेंगे कि जहां लोकतंत्र है वहां मैक्सिमम जगह आपको दिखेगा कि एक से अधिक क्या है आपको कि यहां पे राजनीतिक दल देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। लोकतंत्र में ये तत्व अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में एक दूसरे से क्या है, काफी अलग अलग है ना। कह रहा स्पष्ट है कि
इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरीके का दिखे यह जरूरी नहीं है ना। कह रहा लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन के में करेंगे, है ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे। कह रहा कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, है ना, और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं, है ना। और कह रहा लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते हम अक्सर यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही क्या करते हैं, दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यह है कि पहले यह माना जाए, देखिए कह रहा है पहले यह माने कि लोकतंत्र क्या है, शासन का एक स्वरूप भर है ना। हम लोकतंत्र को ही सब कुछ मानना जो शुरू कर देते हैं ये सही नहीं है। यह मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र शासन का क्या है, एक स्वरूप भर है ना। यह कुछ चीजों को हासिल करने की क्या देती है, शक्तियां हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता है ना, जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, है ना। अब कह रहा लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीजों पर की जांच करें और उम्मीद करें कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डाला जाए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम साथियों बात करेंगे किसके बारे में, तो ये टॉपिक है अपना कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, है ना। एक उत्तरदायी शासन या जिम्मेदारी और वैध शासन किस तरीके की होती है ना। कह रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। कह रहा है लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर क्या करे, ध्यान दे। अब कह रहा है इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है। अब देखते हैं ये सवाल कौन सा है ना। आइए अब हम लोग ये सवाल की बात करते हैं भाई। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती है। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों की विधायिका का सामना नहीं करना होता है ना। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां वैसी सरकार को कोई विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है ना।
उन्हें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के जरिए नजरिए का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशील हो जाती हैं? अब चलिए इसके बारे में हम आगे यहां बात करते हैं। कह रहा है अब फैसलों का मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें तो ऐसी सरकारें की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिन्हें लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। और इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है ना। चलिए अब आगे है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है ना, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता है। चलिए कह रहा है अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास यह इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, है ना, कि अगर कोई सरकारी काम अगर आपकी रुकावट आ रहा है तो आपको जानने का अधिकार है। जो हमने याद करिए पीछे आरटीआई के बारे में पढ़ा था, उस पर एक मामला आया था और वो 2005 की मामला है। उसके बाद आरटीआई का अधिनियम आता है ना, सूचना का अधिकार देती। कह रहा यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है ना, जो ये आपको सूचना की जानकारी लेने का अधिकार ये गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं है ना। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को क्या कर रहा हो, कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति क्या होगी, वे सरकारें जवाबदेह होगी, है ना। और हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को क्या दिया है, सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब आता है, एक्ट 2005 में। कह रहा है इन पैमाने पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है ना, और नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है ना। तेरा नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी अगर हम बात करें उनका रिकॉर्ड क्या रहा है,
खराब रहा है ना। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों में भी उनका प्रदर्शन क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा बेहतर ये दिखता है इसमें, है ना। कह रहा है कि यह व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। और इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है ना। अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों की जरूरतों के लिए क्या होती है, तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है ना। अब देखिए कह रहा भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने की कोई आधार नहीं है। तो इस केस में अगर देखें भ्रष्टाचारी दोनों जगह है, लेकिन अगर गैर लोकतांत्रिक की अपेक्षा देखें तो ये कम है ना। कह रहा बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन से क्या है, बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है ना। यह सुस्त हो सकती है ना। देखिए इसके पास क्या ये सुस्त हो सकते हैं, कम कार्य कुशल हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो गैर जो लोकतांत्रिक देश है उससे बेहतर शासन इसका हो सकता है। कह अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। देखिए यहां पे कितना परसेंट इस पे क्या है, बहुत गैर लोकतांत्रिक देश को क्या बोला है, देखिए 88% लोग क्या बोला, उपयुक्त बोला है ना। तो ये एक डाटा दिया हुआ है। इधर भी आप देखेंगे पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही से ऊपर वरीयता दी गई है। लोकतंत्र बेहतर है। देखिए कौन इसमें, देखिए पाकिस्तान का क्या है 37 पे है, इसका मतलब यहां तानाशाही ज्यादा है। कभी कभी तानाशाही बेहतर, इसमें देखिए इसका क्या है सबसे ज्यादा नंबर आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, लगभग क्या है ठीक है, इसमें ये टॉप पर है ना। तो ये इसका डाटा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी कहां से हम लोग छोड़े थे, क्या कि यह सुस्त हो सकती है, बहुत कम कार्यकुशल हो सकती है और इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, किसमें, लोकतंत्र में, है ना, हो सकता है। यह लोगों की जरूरतों के कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है ना। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों के से जाहिर है कि समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, और उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं और वे भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देशों के लिए क्या है, उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक क्या है, परिणाम ही है ना, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग बात करेंगे साथियों किसके बारे में, आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आ चुका है कहां पे, आर्थिक समृद्धि और विकास पे। देखते हैं क्या है। कह रहा अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना उचित नहीं है। अगर हम 1950 से 2000 ईस्वी के बीच की सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाही
कामकाजों की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड क्या है, थोड़ा बेहतर है ना। कह रहा उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए क्या है, चिंता का कारण है, पर अकेले इसी से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों पर मसलन अगर हम बात करें देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति क्या है उस देश की, अन्य देशों से कैसा सहयोग उसको मिल रहा है, देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकता किस बात पर निर्भर करता है ना। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर क्या है, नगण्य सा है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं, मतलब तानाशाही से वो बेहतर है लोकतांत्रिक। कह रहा तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में के आर्थिक विकास की दर में अंतर भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है ना। कह रहा क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे भी है। अब देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है यह आर्थिक समृद्धि का बंटवारा जो है इस तरीके से किया है। अब देखिए ये जो है लोगों को जो बांटा है, ये फोटो में आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति को दिख रहा है, ऊपर बाइसेप्स पूरा देखिए उसका कैसा लग रहा है। तो ये धनी व्यक्ति को दिखा रहा है, ये बीच वाले व्यक्ति को दिखा रहा है ना। और ये नीचे वाला देखिए इसका पैर किसको दिखा रहा है, गरीब व्यक्तियों को दिखा रहा, बेचारे गरीब है, पैर इसके बहुत पतले दुबले है ना। तो ये है आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा कब का, 2002 से 6 के बीच में। धनिकों के पास सबसे ज्यादा धन रहता है, हमने इसके बारे में चर्चा भी आपके सामने की थी, है ना। अब है क्या है साथियों कि यह है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है। कह रहा लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है और इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों का समाधान साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ा के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी बहस चलाने में हर्ज नहीं है ना। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है ना। और वर्षों से भी लोकतंत्र अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है ना। कह रहे यहां दिए गए चार्ट में और नक्शों में कुछ प्रमाण दिए गए हैं। अब आते हैं हम लोग उसको देखते हैं कि इसकी प्रमाण क्या क्या दिया गया है। किधर है भाई चार्ट, हाँ देखिए ये पहला चार्ट है, ठीक है। ये किसके लिए, विभिन्न देशों की आर्थिक विकास दर, ये 1950 से 2000 के बीच की बातें हैं, है ना। सभी लोकतांत्रिक शासन में कितना परसेंट विकास दर है, 3.95%। तानाशाही देश में 4.42% दिखेगा। तानाशाही वाले गरीब देश में कितना है, 4.34 है ना। लेकिन लोकतंत्र वाले गरीब देश में 4.28 है ना। अब इसके मुद्दों को पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे ये कह रहा चार्ट एक यह बताता है कि आर्थिक विकास मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड क्या है, थोड़ा बेहतर है। अभी देखिए हम लोगों ने यही बात को देखा कि थोड़ा देखिएगा अगर लोकतंत्र और तानाशाही में, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका दोनों देखिए बेहतर है। ये इसका ये देखिए और ये लोकतंत्र देश है ना, और ये दोनों है तानाशाही। तो ये तानाशाही का देखिए आपको थोड़ा सा बेहतर दिखता है ना।
कह रहा लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों की रिकॉर्ड की तुलना करें तो यह अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चाहे वो तानाशाही गरीब हो और लोकतांत्रिक गरीब में अगर अंतर को देखें तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है ना। देखिए तो कितना 0.6 का ये आपको देखने को मिलेगा, दोनों में डिफरेंस है ना। अब बात करेंगे क्या किसके बारे में, दूसरा क्या बताता, कह रहा लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में 20% लोग कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है ना। जबकि नीचे करा जबकि सबसे नीचे के 20% लोगों के राष्ट्रीय आय कितना है, मात्र 3% हिस्सा का है और उसी पे जीवन बसर अपना करते हैं है ना। करा डेनमार्क और हंगरी, बात करता है यहां पे डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में क्या है, ज्यादा बेहतर कहे जा सकते हैं है ना। अब देखते हैं थोड़ा चार्ट 2 को। देखिए ये आपके सामने देश का नाम है ना। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील है, रसिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, डेनमार्क और हंगरी है। और इधर क्या है, राष्ट्रीय आय में प्रतिशत का हिस्सा देखे है ना। तो ऊपर का 20%, जो ऊपर से जो 20% लोग है ना, जैसे मान लीजिए कि 20% ऊपर का लोग बच गया, बीच में 60% अलग है और नीचे 20% को देख लीजिए है ना। तो ये 20 20 40 और 60 100, ये मिडिल आपका 100 में आता है। तो 20 ऊपर, 20% ऊपर और 20% नीचे को देखिए तो दक्षिण अफ्रीका में आपको दिखेगा कितना है राष्ट्रीय है, उसका कितना है प्रतिशत, 64.8 है। यहां देखिएगा गरीबी में कितना है, सबसे नीचे आता है ये लोग है ना। ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा बेहतर दिखेगा और क्या अपेक्षा, हंगरी और डेनमार्क में, और आपको स्थिति सही दिखेगा जो नीचे का लोग है ना। लेकिन इधर ओवरऑल में देखिएगा 20% जो ऊपर का लोग है उसमें ज्यादा 64% हिस्सा किसका, दक्षिण अफ्रीका में। बस वो 20% लोगों का इस पे अपना क्या है, पकड़ है ना। तो ये आर्थिक असमानता को दिखाता है ना। अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति का आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। तो देखिए जब तक आर्थिक असमानता पूरे तरीके से तो साथियों खत्म हो नहीं सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो खत्म हो ही सकता है ना। अच्छा एक आपको नहीं दिखाएं शायद तस्वीरें, देखिए क्या है, ये बच्चे, अरे यार ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए, बता रहा कर रहा तुम ही बताओ। अब देखिए क्या है, स्वास्थ्य, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और भूख, ये वो कारण है जिसके कारण ये बेचारे कहां रह गए, बहुत नीचे रह गए हैं। अब असमानता और गरीबों में कमी की बात करते, कह रहा आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेगी। जब देश आर्थिक असमानता, आर्थिक विकास अगर तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। क्या लोकतंत्र क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इतनी बातें जो लोकतंत्र के आने से क्या ये सारे मिल सकता है। देखिए बेचारे गरीब की आवाज किस तरह से दब जाते हैं, ये देखिए फोटो में दिखाया गया है, देखिए दिख रहा है, मुंह पे पट्टी लगा हुआ है ना, कोई पूछने वाला नहीं है ना। चलिए आते हैं अब हम लोग मुद्दे पे।
लोकतांत्रिक व्यवस्था, है ना, क्या बोला है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है और व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए कम साधन मिलते हैं और उनकी आमदनी गिरती गई है ना। और कह रहा है कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरी करने में क्या आती है? मुश्किल आती है। कह रहा वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा अगर 9 की पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करें तो उसमें भारत में गरीबी के बारे में दिया हुआ है ना। जो आपको इकोनॉमिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में गरीबी, भारत की गरीबी के बारे में वहां पढ़ाएगा आपको। कह रहा हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी, है ना। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। जब आप देखेंगे साथियों, जब इलेक्शन आएगा तो सब यही कहेंगे हम तो गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। बस उनको वोट चाहिए होता है, जब वोट मिल जाता है वो भूल जाता है कि गरीबी क्या चीज है और कैसे। वो लोग जब देखिएगा, जब आएंगे वोट लेने तो पहले वो फोटो खिंचवाने के लिए, यही तो पंचायत सीरीज में दिखाया है कुछ बातें उनके कड़वे सच को, कि जब उनको इलेक्शन का टाइम आता है तो वो जाएंगे झुग्गी झोपड़ी में बैठ के खाना खाएंगे कि दिखाएंगे नेताजी कैसे हैं। अरे भाई आप वैसे हैं तो कुछ दिन उसमें गुजार के देखिए ना, वैसे ही आप रोज आके खाया कीजिए। नहीं आ सकते हैं तो कम से कम उनको, उनकी स्थिति को तो सुधार के देखिए एक बार। ये बस कहने की होती है भाई, है ना। चलिए कह रहा कुछ अन्य देशों में इससे भी ज्यादा हालत खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है ना। और अनेक देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अब अमीर देशों पर क्या हो गए हैं? निर्भर हो गए हैं। देखिए क्या लिखा है, विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में है। देखिए हमने बता रखा था आपको कि देखिए ये वर्ल्ड का पूरा दे रखा है, ये पूरे वर्ल्ड का जो धन है बस वो सिर्फ इतने व्यक्ति के हाथ में है। हमने बताया था ना कि सिर्फ 5% वर्ल्ड में ऐसे व्यक्ति है जिसके पास 95% जो है धन पर कब्जा, ये सिर्फ 5% व्यक्ति का है। और ये 95% जो व्यक्ति है वो सिर्फ 5% धन पर क्या है? अपना कब्जा जमा पाते हैं, है ना। चलिए यही कहानी है इस। अब देखते हैं साथियों सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। करा क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। करा लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। और हमने इससे पहले कुछ अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। और हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहां विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया।
कह रहा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर प्रतिद्वंद्विता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कह रहा कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता है, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं, है ना, और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं, है ना। इस चीज को पूरे तरीके से खत्म करना बहुत मुश्किल है। कह रहा है इस काम के लिए लोकतंत्र क्या है, सबसे अच्छा है, जो लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए। चलिए, कह रहा है कि क्या कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। अब देखिए क्या क्या शर्तें हैं, देखते हैं भाई। कह रहा है यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। कह रहा है कि बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती है। कह रहा यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है, और बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग, है ना, अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, या बहुमत में हो तो लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक कि प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। ये देखिए संघर्ष की बातें करता है यहां पे। कह रहा सामाजिक विभाजन लोकतांत्रिक राजनीतिक के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति की दोनों स्थितियों के नतीजे के बारे में यहां पे मतलब लिखने के लिए बोल रहा है कि देखिए किस तरीके से ये सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ये रहा आपका संघर्ष, और इधर हो गया देखिए हेल मेल से मतलब मेल जोल से कैसे स्थापित कर सकता, उसके बारे में बात किया है। अब आइए नागरिकों की गरिमा की आजादी की बात करते हैं। कह रहा व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है ना, और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों का से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है ना, और गरिमा और आजादी की चाह ही क्या है, लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती है कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में
इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। करा यहां स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण, अगर 1 मिनट साथियों, चलिए अगर यहां पे अगर बात करें कि अगर हम ये स्त्रियों का ही गरिमा का उदाहरण लिया जाए तो देखते हैं इसमें क्या है। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे और महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद जाकर यह माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र में क्या है, जरूरी है ना। चलिए करा शर्त है कि है और आज कहीं यह हालात है, अगर कहीं यह हालात है तो उसका मतलब यह नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो तब अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह बात संभव न थी क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न नैतिक रूप से, है ना। करा यह बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। अगर बात करें किसका, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई है ना। हमारे भारत जैसे देश में क्या हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने क्या किया, कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे और अवसर के दावे पर बल दिया है और आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पर इसके पक्ष में कानूनी और नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है ना। आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत यह है कि जांच परख कर और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। जांच परख और परीक्षा क्या है, लोकतंत्र की कभी खत्म नहीं होती और वह एक जांच पर खरा उतरे और अगली जांच आती है। मतलब एक जांच में खरे उतरने के बाद फिर अगली जांच इसको आ जाती है ना। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे लाभों की मांग करने लगते हैं, है ना। और वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं और यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। और शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की क्या है, सफलता का गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं। वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं, है ना। और लोकतंत्र में के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है और साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोगों
लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर और उनके वोट से असर पड़ता है और यह अपने हितों को प्रभावित करता है। देखिए, करा जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता, देखिए दक्षिण एशिया में कितने लोग माने, 65% लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे वोट से असर पड़ सकता है। भारत में 67, बांग्लादेश में 66 और सबसे ज्यादा नेपाल में, है ना। चलिए, यहीं से क्या होता है, आपके इस कक्षा की समाप्ति होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक क्या करिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।